जय हिंद दोस्तों। तो जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस आते हैं कि सर कैसे प्रीलिम्स को बहुत ईज के साथ और शॉर्ट तरीके से क्लियर किया जाए। तो ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, बट इसमें हम पिछले 4 सालों के एनालिसिस करेंगे। हर साल कैसे 40 से 45 सवाल 2 सोर्सेज से आते हैं, यानी एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनका क्या रोल है, हर चीज़ पर बात करेंगे। इस एनालिसिस से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि पीवाईक्यूज किस तरीके से करनी है, कितनी करनी है, और क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो कितने आते हैं। एनसीईआरटीज करनी भी है या नहीं, 6 से 12 तक की करनी है, और अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड सोर्सेज का रिवीजन कैसे हो, और स्टैंडर्ड सोर्सेज में हमें क्या किस तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। तो ये आपके लिए मास्टर स्ट्रेटजी कह लो आप, क्योंकि जब चीज़ों की क्लैरिटी ही नहीं होगी तो हम प्रोसीड करने में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इससे पहले मैं बता दूं समग्र बैच के बारे में। समग्र बैच की सीट्स फिल्ड हो चुकी हैं, तो अभी हमारी समग्र बैच 2.0 लॉन्च हुई है। इसमें भी हम उसी तरीके से सारे पीवाईक्यू 35 ईयर्स के जो कि टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं, और सारे ही सब्जेक्ट्स हम इसी तरीके से कवर करेंगे। इसमें मैंने बताया है, ऐसे फंडामेंटल राइट है तो उसी पर हम 100 से ज़्यादा पीवाईक्यूज करेंगे, और ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स माइक्रो लेवल पर जाकर सेग्रीगेटेड हैं। और आपने इमेंस सपोर्ट दिया, उसके लिए भी धन्यवाद समग्र बैच पर। अब देखिए ये नंबर्स हैं, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी चीज़ें किस तरीके से ऐप और वेबसाइट में एनरोलमेंट होगी, सारी प्रोसेस जान सकते हो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 के पेपर की। 2024 में ये जो क्वेश्चन था वाटर वेपर के ऊपर, ये हमारी एनसीईआरटी से था। ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो है वो इमेंस क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं, तो केवल आपको एनसीईआरटीज करनी है, वो इनफ है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वाटर वेपर के ऊपर, इसमें आप पढ़ो। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में, जो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वाटर वेपर जो है वो ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जब हम पोल्स की ओर जाते हैं तब भी वाटर वेपर घटता है, ठीक है। पोल्स की ओर जाने पर वाटर वेपर घटता है, तो यहाँ इन्होंने कह दिया पोल्स में मैक्सिमम होता है ना। ये गलत हो गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो क्वेश्चन था जिसमें आपको एनुअल और डेली रेंज दिया गया था टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया गया था कि साल भर होती है, और जो प्रेसिपिटेशन का लेवल है वो 50 से 250 होता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, और यही बात है कि ये देखिए है ना, इसमें मरीन वेस्ट होगा आंसर। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर में टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम बारीकियों को नहीं समझते हैं। जब एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन कवर करते हैं, तो ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर था, इसमें आप देखो लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखी हुई है। एनुअल और डेली रेंज जो है टेम्परेचर का वो काफ़ी कम होता है, प्रेसिपिटेशन साल भर होती है, यानी बारिश साल भर होती है, और 50 से 250 सेंटीमीटर की रेंज होती है ना। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं एनसीईआरटी से। तो 2 क्वेश्चन हुए, और दोनों के दोनों जो हैं वो हमारी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से हैं। नेक्स्ट देखिए, कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कहा जा रहा है कि विंड वेलोसिटी बढ़ने के साथ ये बढ़ती है, और दूसरा ये कि पोल्स में ये सबसे ज़्यादा होती है और इक्वेटर में एब्सेंट होती है। सेम ये क्वेश्चन कोरियोलिस फोर्स वाला भी हम देखें तो ये भी हमारी एनसीईआरटी से ही है, और ये पीवाईक्यूज में भी है। देखिए एनसीईआरटी मैंने जब पढ़ाई थी यूट्यूब पे, 6 घंटे की वीडियो मैंने प्रीलिम्स से पहले डाली थी, और कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया था। इसमें मैंने बताया था कि जो कोरियोलिस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के। पोल्स में मैक्सिमम होती है कोरियोलिस फोर्स, और इक्वेटर में नहीं होती है। इसका क्या रीज़न है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बैच में भी कवर्ड है और यूट्यूब पे भी कवर्ड है। इससे पहले क्वेश्चंस बहुत आए थे कोरियोलिस फोर्स के ऊपर, और इन क्वेश्चन से भी हमें कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे ये सीडीएस का पुराना सवाल था, कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट द इक्वेटर, पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा ये कि कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होती है पोल्स की तरफ जाने पर। तीसरा ये कि जो कोरियोलिस इफेक्ट है ये डायरेक्टली रिलेटेड है डिक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी के साथ विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, यानी जब लैटिट्यूड बढ़ता है, लैटिट्यूड जब बढ़ता है तो रोटेशनल वेलोसिटी घट जाती है। चौथा ये है कि जो कोरियोलिस इफेक्ट है ये इंक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड बढ़ता है तो रोटेशनल वेलोसिटी भी बढ़ती है। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट हो, यानी दोनों में से कोई एक सही हो, अब दोनों उल्टा है ना, यहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तो 3 और 4 तो साथ में आएंगे नहीं, और ऑप्शन में इन्होंने दिया भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 1, 2 एंड 4 है। थर्ड गलत है। कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से रिलेटेड है, जब रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ती है तो लैटिट्यूड भी बढ़ता है। इसका सारा रीज़न मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही आसान है, कुछ वैसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट हो इसे समझना।
ओके, तो अब यहाँ ये बात जब इन्होंने कही कि जो रोटेशनल वेलोसिटी वो जब बढ़ती है तो लैटिट्यूड बढ़ता है, अब यही चीज़ यहाँ पे आप देखो पीवाईक्यूज में, तो इन्होंने क्या कहा कि विंड वेलोसिटी बढ़ने के साथ ये इंक्रीज होती है, तो यही स्टेटमेंट तो ये है, राइट। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज हेल्प कर रहे हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन था कि वेस्टर्ली सदर्न हेमिस्फेयर में स्ट्रॉन्ग होता है और परजिस्टेंस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले, ऐसा क्यों? सदर्न हेमिस्फेयर में लेस लैंड मास है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसलिए। या दूसरा ये कह रहे हैं कि कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा है सदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले। देखिए हेमिस्फेयर से लेना देना नहीं है कोरियोलिस फोर्स का, तो इस वजह से सेकेंड गलत है, बट पहला बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली। और भी सवाल थे, जैसे ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया था कि जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं जहाँ पे इक्वेटर है, उन क्षेत्रों में समर नो अदर सीजन एक्सेप्ट समर, यानी समर के अलावा और कोई सीजन नहीं होता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? पहला ये है कि जो डे और नाइट की लेंथ है ये मोर और लेस हम कह सकते हैं कि साल भर बराबर होती है, यानी दिन और रात की जो लंबाई है वो सेम होती है इक्वेटर रीजन में। दूसरा ये कह रहे हैं जो अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी की इक्वेटर में मैक्सिमम होती है। देखिए ये बात फैक्चुअली करेक्ट तो है, बट हमारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करती है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इक्वेटोरियल रीजन में समर के अलावा कोई सीजन क्यों नहीं होता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है ना वो टिल्टेड है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो सनलाइट है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग इंटेंसिटी के साथ आ रही है, तो ये रीज़न है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 ओनली। 2 यहाँ पे गलत है, फैक्चुअली करेक्ट है, बट हमारे क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर 2 नहीं है। तो मतलब कितना आसान है कि डायरेक्ट PYQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बस बदल दिया जा रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था ये भी PYQ बेस्ड है, मतलब इन्होंने पूछा कि 21 जून को हर साल 12 घंटे से ज़्यादा किस लैटिट्यूड में हमें सनलाइट देखने को मिलेगा। अब ये सेम चीज़ आप देखो तो इन्होंने अलग ढंग से पूछा है, और हाँ ये देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है, उसी टाइम हम पढ़ते हैं कि 21 जून को, जब यानी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, 21 जून और 22 जून के आसपास जब लॉन्गेस्ट डे होता है साल का, उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो लैटिट्यूड है वो शिफ्ट करने लगता है, राइट। इस वजह से हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और आर्कटिक सर्कल में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल में हमें 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट देखने को मिलता है। तो टॉपिक भी रिपीट कर रहे हैं और वैसे ये डायरेक्ट NCERT में है, ठीक है। यही मुझे बताना, बस NCERT और PYQ के बेस पे कंप्लीट ज्योग्राफी आप टैकल कर लोगे, सारी सब्जेक्ट का मैं 1 बाय 1 बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए 21 जून को है प्रॉपर डेट बताइए, 12 घंटे, और फिर यहाँ पे ये किस तरीके से बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है। जो एटमॉस्फेयर है वो हीट होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के मुकाबले। और दूसरा स्टेटमेंट ये है, अच्छा पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्या इन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज़्यादा हीट हो रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के मुकाबले। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब मैं समझा दूं, देखिए अर्थ जब रेडिएट बैक करती हैं दोबारा से तब अर्थ हीट होती है, ठीक है। तो उसके मुकाबले इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज़्यादा हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की। देखिए ये जो बात है ना, NDA का क्वेश्चन देखिए 2021 का, पूछा इन्होंने कि अर्थ की एटमॉस्फेयर मेनली किससे हीट होती है। आंसर था लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अर्थ मेनली हीट होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अर्थ की एटमॉस्फेयर मेनली हीट होती है, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से कम हीट होती है। हो गया गलत, जैसे ही पहला गलत, यहाँ पे आप देखो जैसे ही पहला गलत तो इकलौता ऑप्शन हमें दिख रहा है इसमें पहला गलत है, तो आंसर क्या है डी। मतलब सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चन है वो NDA से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। मैं तो अभी जा ही नहीं रहा हूँ इस पे कि NCERT पे है या नहीं है, किस पे है किस पे नहीं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है PYQs की हेल्प से, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। बाकी ये चीज़ें कई बार पूछ रखी है इन्होंने, आप देख सकते हो। अर्थ की एटमॉस्फेयर मेनली किससे हीट होती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, UPPCS का क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर मेनली किससे हीट होती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, BPSC का क्वेश्चन है। ये सारे इसलिए स्टेट PCS के PYQs हमने समग्र बैच में इंक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्टेट PCS से भी डायरेक्ट रिपीटेशन होता है। वैसे ये मैंने पढ़ा भी दिया था, मैंने कहा ना पेपर से 10-20 दिन पहले मैंने ये करवा दिया था कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, तो उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है। वैसे ही NCERT में आप पढ़ोगे तो इन्होंने बताया है पहले कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ये इनडायरेक्टली किस तरीके से हीट करता है और एटमॉस्फेयर किस तरीके से इनडायरेक्टली हीट होती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण, ये सारी चीज़ें हैं। अर्थ की जो रेडिएट बैक करती है 51 यूनिट को, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी है जिसमें हीट बजट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। पोल्स के मुकाबले जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की वो ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि जो इक्वेटर है इनमें हीट ट्रांसपोर्ट होता है ग्रेट हाइट में बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। अब ये दोनों ही चीज़ें अगर आप देखो तो ये देखो PYQ 2004 का,
ठीक है। थिकनेस ऑफ एटमोस्फेयर इज मैक्सिमम ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर में सबसे ज़्यादा मोटाई होती है एटमोस्फेयर की। इसका कारण क्या है? हाई इंसुलेशन, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट अकर ओवर द इक्वेटर। ठीक है। अब ये असर्शन में पूछा और ये बात एक्चुअली सही थी। दैट मीन्स ये जो पूछ रहे हैं थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर टू द पोल्स, यानी ये यहीं से डायरेक्टली रिपीटेड है। देखिए ना, लिखा है इन्होंने थिकनेस जो है इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है। ये 2004 मतलब 20 साल बाद जाकर भी कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो, अलाइंड हो, कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। और यही चीज़ यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमारी एनसीईआरटी वाली, उसके चैप्टर 8 में भी इन्होंने बताया है कि जो ट्रोपोस्फेयर है ये लोअर मोस्ट लेयर है। एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है और रफली 8 किलोमीटर पोल्स में होती है, 18 किलोमीटर इक्वेटर में होती है, यानी इक्वेटर में ज़्यादा मोटाई होती है। इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न ये है हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। जो हीट है वो कन्वेक्शनल करंट के कारण ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँच पाती है। ठीक है, ये इसका रीज़न है। तो ये जो थिकनेस इन्होंने कहा इक्वेटर में ग्रेटर होता है, ये बात बिल्कुल सच है। और जो स्टेटमेंट 2 बता रहे हैं हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, ये भी बात सच है। तो ये आप देखो, दोनों ये कंप्लीट स्टेटमेंट ही यहाँ से उठाया गया है ना। एक सवाल अभी तक ऐसा हुआ जिसमें हमने देखा कि वो बाहर से हो, या तो एनसीईआरटी से या तो पीवाईक्यू से। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है। और अभी भी इनमें अगर आपने पेपर दिया है 2024 का और इन क्वेश्चंस में आपकी गलतियां हुई हैं, तो अब आपको बहुत ही शार्पली थिंक करना है कि आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए। राइट। मुझे बताने की एक्स्ट्रा नीड नहीं, आप समझ गए होगे कि एनसीईआरटीज और पीवाईक्यू साथ में रखने हैं और बार बार उन्हें प्रिपेयर करना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप इन्हें एक बार पढ़ो और हो जाए चीज़ें। एक बार जैसे मैं बैच में भी समझाता हूँ, तब भी मैं रिवीजन भी करवाता हूँ, तो उस टाइम पे लाइव सेशन में भी इन ही चीज़ों को दोबारा पढ़ाता हूँ। ठीक है, रिवीजन सेशन में भी। और उस टाइम पे मैं जब काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, तो अगर किसी स्टूडेंट के द्वारा आंसर दिया जा रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेमोरी शार्प होती है और चीज़ें याद रहती हैं। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैप वाला था, बताने की नीड नहीं है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा मैप इन्होंने बनाया है। ये जो रेनफॉल वाला था, ये भी आप देखो पूरा एनसीईआरटी में इन्होंने दे रखा है। ये आगे मैंने लिखा होगा। हाँ, उसके बाद और भी सवाल हैं, जैसे ये हाँ, ये देखिए मैप वाला हमारी बैच में भी था। मैंने बहुत तरीके के मैप इंक्लूड किए थे। हमारी समग्र बैच की जो ज्योग्राफी की फाइनल फाइल मैंने आपको दी थी पेपर से पहले। ठीक है। और इसके बाद ये जो मैप वाला क्वेश्चन था नॉर्थ सी वाला, तो नॉर्थ सी के चारों ओर क्या है, तो ये तो प्योर मैपिंग का क्वेश्चन है। मैपिंग सभी करवाते हैं, हमने भी करवाई। अगर आप मैपिंग अच्छे से कर लोगे तो बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। धुआंधार, हुंड्रू, गेरसोपा, इनके बारे में पूछा गया, तो ये भी एनसीईआरटी में, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। और इसी के साथ जब अगला क्वेश्चन था जिसमें वोस्जस, आल्प्स, एपेलेचियन, एंडीज था, अब ये आप यकीन नहीं करोगे, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल है, लूसेंट वगैरह में इनके पूरी लिस्टिंग होती है, बट ये हमारी क्लास 6 की जो चैप्टर 6 की बुक है, इसमें उन्होंने बताया हिमालयन माउंटेन और जो आल्प्स हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये सबको पता है। जो वोस्जस माउंटेन है ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन में इस तरीके से होस्ट होते हैं और ग्रेबन होते हैं। उभरा हुआ हिस्सा होस्ट कहलाता है और जो निचला स्तर है वो ग्रेबन कहलाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी। वोस्जस जो है वो फोल्ड नहीं ब्लॉक है, तो पहला गलत हो गया। इसके बाद ये यूरोप में आल्प्स जो है ये फोल्ड है, बाकी दोनों सही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पीवाईक्यूज हेल्प कर रहे हैं या एनसीईआरटी हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना धुआंधार, हुंड्रू, गेरसोपा वाला, इसमें भी आप देखो तो 11 ज्योग्राफी में ये चीज़ें दी गई हैं। और इसके अलावा मालवा जो है ये वेस्टर्न पार्ट में, ये चीज़ बहुत बार स्टेट पीसीएस में पूछी गई है। और इवन सिविल सर्विस में भी ये जो क्वेश्चन था जिसमें मालवा कहा गया नासिक वाले क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं है, गलत है। ये वेस्टर्न एमपी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ गलत था। और ये जब फोर्थ गलत है तो और भी क्वेश्चन थे जिनमें नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया कि कौन सा वाटरफॉल है, तो ये बात बिल्कुल सही है, धुआंधार नर्मदा में है, एनसीईआरटी में भी दिया गया। देखिए धुआंधार जबलपुर के पास नर्मदा में है, ये बात सच है। बट ये मालवा वाले क्षेत्र में नहीं है ना, मालवा वाले क्षेत्र में नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था। मालवा वाला जो क्षेत्र है वो नासिक में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ये पहला बात है, पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है यहाँ पे इसके कारण। ठीक है, और बाकी सही है। हुंड्रू बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर झारखंड में ही है। और इसके अलावा जो गेरसोपा है ये शरावती नदी पे, ना कि नेत्रावती। तो थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको बाकी इन्फो भी होने चाहिए। ठीक है, और ये देखिए धुआंधार नर्मदा वाला बार बार पूछा गया है। बूढ़ा घाघ ये झारखंड में है। ठीक है, बूढ़ा रिवर पे है। और दूध सागर मंडोवी ये आपको पता होगा।
तो ये सारे PYQs हमने कवर कर लिया। पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें स्पीकर के बारे में पूछा गया था और ये सारे 2024 के क्वेश्चन है, अभी जो पेपर हुआ रिसेंटली, मोस्ट रिसेंट पेपर की हम बात कर रहे हैं। और आपको लग सकता है अगर कि मे बी 2024 में ट्रेंड शिफ्ट हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ, तो आप बने रहिए वीडियो में। 2021 तक हम देखेंगे कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हर बार 30-40 सवाल रिपीट कर ही रहे हैं, ठीक है, यानी NCERT इंक्लूडेड। ओके, तो इसमें स्पीकर के बारे में पूछा गया, स्पीकर क्या कर सकता है क्या नहीं। तो CAPF 2013 का क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था कि स्पीकर का क्या काम है। पहला ये कहा गया कि स्पीकर का जो कंडक्ट है ये उनका वही मेन काम है कि वो मेंटेन करें ऑर्डर को, और ये जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की उससे बाहर रहेगा। दूसरा ये इन्होंने कहा स्पीकर के पास सर्टेन पावर होती है, जैसे जॉइंट सिटिंग वगैरह को प्रोसीड करना। तीसरा ये कहा गया कि जो रेजोल्यूशन उनके रिमूवल का आएगा उस टाइम पे स्पीकर सेल प्रिजाइड बट सेल हैव नो राइट टू स्पीक, मतलब वो अपने बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ना ही वो वोट कर सकते हैं जब उनको हटाने वाला प्रस्ताव चलेगा। तो ये बात गलत है। बोलने का अधिकार आप कैसे छीन सकते हो, ठीक है, बोलने का अधिकार तो है ही, अपने हक में बोला जाए, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि ही सेल नॉट प्रिजाइड, ही सेल नॉट हैव राइट टू स्पीक। क्यों नहीं, राइट टू स्पीक तो है ही। तो सेकेंड आप उड़ा दो, आंसर आ गया। तो 2013 का अगर आपने क्वेश्चन ये किया तो आपको पता है कि हाँ स्पीकर बोल सकते हैं उस टाइम पे जब रेजोल्यूशन पास होगा, तो डेफिनेटली फिर जब ये बोल सकते हैं, और यहाँ इन्होंने कहा ये बोल भी नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ये, ठीक है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है नहीं पढ़ी है वो डायरेक्ट मैटर नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ऑब्वियसली पढ़नी है हमें, बस मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये PYQ से हो रहा है। अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा तो वहाँ भी यही पूछते हैं राइट टू स्पीक है या नहीं, ठीक है। और यहाँ भी इन्होंने यही पूछा राइट टू स्पीक। दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि PYQs में कि जो चीज़ बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, जैसे ये थीम है कि किन्हीं को बोलने का अधिकार है या नहीं अपने हक में, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि हाँ राइट टू स्पीक तो है ही हर कंडीशन में, ठीक है। वैसे ये NDA का रिसेंट क्वेश्चन है, तो इसमें ये तीनों बातें सही है। हमें पता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, और भारत के ये प्रथम लॉ ऑफिसर यानी कानूनी अधिकारी होते हैं, और इनका राइट टू स्पीक होता है। दोनों ही हाउसेज में ये जाकर अपनी बात रख सकते हैं, बट वोटिंग नहीं कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। होल टाइम कंसिल नहीं होते हैं ये। जनरली गवर्नमेंट जब बदलती है तो अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ही इज़ अ होल टाइम कंसिल, ये बात गलत है, बाकी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, ध्यान रखिएगा ये। ओके, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया। बिल जब लोकसभा में पेंडिंग होती है तो लैब्स कर जाती है रिजोल्यूशन में। तो देखिए ये मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत आसान है ये मैंने पूरा लिख भी दिया है। बिल लोकसभा में जब पेंडिंग होता है तो क्या होता है, ये बैच में भी हमने कवर किया। इसका रीज़न यही है कि जब ये क्वेश्चन हमने कवर किया था जिसमें पूछा गया था कि लोकसभा में बिल पेंडिंग होने पर लैब्स होती है या नहीं प्रोरोगेशन के टाइम पर, ये बात गलत थी, ठीक है। तो अगर ये बात गलत है तो हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी कि कब किस हाउस में बिल रहता है तो लैप्स कर जाता है और कब लैप्स नहीं करता है। तो ये इसी टेबल के माध्यम से मैंने आपको पूरा पढ़ाया, ठीक है। और दूसरा, जब इन्होंने कहा बिल जब राज्यसभा में पेंडिंग होती है जिसे जो लोकसभा में पास नहीं हुई ये लैप्स नहीं होगी, तो ये बात बस सही थी। दैट मीन्स यहाँ से आपको ये सीखना है कि ये क्वेश्चन सिर्फ करके आपको नहीं रुक जाना है, बल्कि इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि कब पेंडिंग होगी कब नहीं होगी, ये सारे कंडीशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होंगे बहुत अच्छे से, तब ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली मार्क कर पाओगे। तो ये आप बोल सकते हो थीम बेस्ड रिपीटेशन है। सारी चीज़ें बेयर एक्ट में बताने की नीड नहीं है, इसलिए हम एक एक आर्टिकल को बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। एक वीडियोज़ में लेकर आऊँगा यूट्यूब पे भी, जिसमें मैं बेयर एक्ट पर और डिटेल में बात करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये प्रोरोगेशन वाला जो क्वेश्चन था, प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन पर आधारित, उस पर एक और सवाल था डायरेक्ट। इसमें भी आप देखो तो इसमें इन्होंने कहा है सेकंड स्टेटमेंट पे CAPF का। अच्छा, CAPF से बहुत सवाल रिपीटेड है सिविल सर्विसेज में, कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो वो ट्रेंड शिफ्ट होता है, कभी CDS का ज़्यादा रिपीट करते हैं, कभी CAPF का। तो पहला इन्होंने कहा कि ओनली द हाउस ऑफ पीपल इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। दूसरा इन्होंने कहा कि जो डिसोल्यूशन या प्रोरोगेशन होगा ये प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बात देखिए बिल्कुल सही है। जो हाउस डिसॉल्व होती है और जो प्रोरोग होती है ये प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा कि प्रोरोगेशन जो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं होती। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही तो है, तो ये गलत है ना, साफ तौर से ये गलत है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, है ना, दो ऑप्शन हट गए। और सेकंड यहाँ बिल्कुल सही है, प्रोरोगेशन जनरली जो है ये एडजन सीने डाई के बाद होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई मजबूरी है, कोई कंपल्सन है कि सेशन के टाइम पर ही वो प्रोरोगेट करें, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट यहाँ से डायरेक्टली उठ करके आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि इन स्टेटमेंट को हम उसी तरीके से एनालाइज भी करते हुए चलें। और भी क्वेश्चन था, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास पावर होती है हाउस को सीने डाई एडजर्न करने की।
बट ये प्रेसिडेंट ही हैं जो समन करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोहिबिशन जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है लोअर कोर्ट को, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया, रिट ऑफ प्रोहिबिशन किनके द्वारा संबंधित होता है, तो यहाँ इन्होंने साफ तौर से लिखा है कि ये प्रोहिबिट करते हैं किसी लोअर कोर्ट को कि वो अपने जुरिसडिक्शन से बाहर जाकर वर्क ना करें, ठीक है। ये देखिए, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, इसी से क्वेश्चन बना है, तो ये भी PYQ से पॉसिबल है। हालांकि ये तो आसान सवाल है, बहुत बार कवर्ड है, और इसके अलावा NCERTs में भी है रिट्स के बारे में, और बेयर एक्ट में भी है, इसके अलावा लक्ष्मीकांत में भी है, और पिछले साल भी जो है वो रिट के ऊपर क्वेश्चन आया ही था। तो रिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रिट है ना, इसके ऊपर खुद में 30 से ज़्यादा PYQs है, ठीक है, और उसकी सेपरेट वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी बना दी है, और बैच में भी ये कवर्ड है। नेक्स्ट देखिए, पहला ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर है वो रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर करते हैं किसी भी कम्युनिटी को स्केड्यूल ट्राइब। बट यहाँ UPPCS में इन्होंने पूछा था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो बताते हैं किसी, उनके पास बेसिकली पावर है कि किसी कास्ट और ट्राइब को स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के रूप में डिक्लेयर करें। बट यहाँ इन्होंने कह दिया है कि गवर्नर डिसाइड करते हैं, तो पहला गलत है। पहला गलत है तो आधा काम हमारा हो गया, आंसर इसका बी है। वैसे सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कम्युनिटी स्केड्यूल ट्राइब के रूप में डिक्लेयर की जाती है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे भी स्टेट में स्केड्यूल ट्राइब के रूप में डिक्लेयर्ड हो। अब ये बहुत आसान सवाल नहीं है, ठीक है, बट अब देखो PYQ में पूछा गया है, तो मेन क्रक्स हमें यही सीखना है। और ये लिंकिंग टॉपिक है यहाँ पे, फिफ्थ स्केड्यूल से लिंक करके ये पूछा गया है। ये आप पढ़ भी सकते हो यहाँ, ये मैंने कंप्लीट गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो लिस्ट है स्केड्यूल ट्राइब की, ये स्पेसिफिक होती है, स्टेट स्पेसिफिक होती है, और एक कम्युनिटी जिसे स्केड्यूल ट्राइब या फिर स्केड्यूल ट्राइब किसी स्टेट में डिक्लेयर किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे स्टेट में भी स्केड्यूल ट्राइब हों। जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है अंडर आर्टिकल 342, ये इशू किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स के आधार पर। यूनियन बजट पर यह सवाल था, और इसमें आप देखो 2010 का ही PYQ है कि जो रिकमेंडेशन होती है जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती है, ये पार्लियामेंट के किनके द्वारा रखी जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और यहाँ इन्होंने कहा कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखते हैं। ये हो गया गलत, और 1 जैसे ही गलत हुआ हमारा आधा काम हो गया। 2 बिल्कुल सही है, यूनियन लेवल पे कोई डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं ली जाती है, ठीक है, और यही चीज़ यहाँ भी है। तो मतलब अगर हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं PYQ से तो बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ यहाँ भी देखो, आर्टिकल 112 में ये मैंने कंप्लीट पढ़ाया था, और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। जब बजट बट रहा है तो इस तरीके से बोला जाएगा, एक एक करके दो, कुछ भी मतलब आप ट्रिक बना सकते हो, निमोनिक बहुत सारे इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि चीज़ें फिर याद रखना मुश्किल हो जाता है बिना निमोनिक के। तो निमोनिक के साथ ही मैं आर्टिकल्स याद करवा रहा हूँ बैच में, बिकॉज अब हमारे लिए ज़रूरी है कि आर्टिकल्स पर हमारी अच्छी पकड़ हो। हर साल 5-7 सवाल डायरेक्ट आ रहे हैं, अगर आपको आर्टिकल पर पकड़ नहीं है तो आप उन्हें नहीं कर पाएंगे। जैसे इसी बार 2024 में ही सवाल आया है किस पे, तो उसमें जो क्वेश्चन था ना अमेंडमेंट पर, जो क्वेश्चन था तो उनमें 3 वर्ड्स थे जो हमारी बेयर एक्ट से हैं। अगर आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को गलत करके आओगे, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल 113 में ही बताया गया है कि कोई डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं जारी की जाएगी। हाँ, यही सी सवाल की मैं बात कर रहा था। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है किसी भी प्रावधान को। तो कौन कौन से 3 वर्ड, ये देखिए, एडिशन, वेरिएशन और रिपील, ये 3 गोल्डन वर्ड्स हैं। तो आंसर क्या होगा? डी। हाँ, और भी सवाल हैं जो बिना बेयर एक्ट के नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 109 में कहा गया कि मनी बिल से स्पेशल प्रोसीजर की बात करता है। अब आप देखो ना, ये आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर की बात करता है, तो केवल बोल्ड वाला आप पढ़ लो तो काम बन जाएगा। और ये मैंने फिर आपको याद भी करवाया था कि मनी बिल की डेफिनेशन आप कैसे दोगे, तो 110 आपको लिखना है, और ये आप इसे बना लो, MO हो गया ना, मतलब मनी बिल, ठीक है। तो ऐसे निमोनिक बनानी हमें। और 109 में स्पेशल प्रोसीजर है, बेसिकली पहले वही बताया गया है कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में नहीं लाई जाएगी, यही है स्पेशल प्रोसीजर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और आर्टिकल 110 में क्या है, मनी बिल की डेफिनेशन है, बिकॉज बिना मनी बिल की डेफिनेशन के इसका मिसयूज किया जा सकता है ना। तो पहली बात बिल्कुल सही है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है। और राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव, हाँ ये आपको पता होगा, राज्यसभा के पास मैक्स टू मैक्स मनी बिल 14 दिनों के लिए रह सकती है, इसके बाद उन्हें लोकसभा को ही लौटाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यसभा जो सजेशन दे वो मानना ही पड़े लोकसभा को, ठीक है।
CAPF में पूछा गया था कौन सा नॉट करेक्ट है। राज्यसभा रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल पर, राज्यसभा अमेंड कर सकती है, राज्यसभा डिले कर सकती है। हमें पता है राज्यसभा जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है, राइट, केवल सजेशन दे सकती है, और वो भी सजेशन लोकसभा माने या नहीं ये तो लोकसभा के ऊपर होगा, ठीक है। और वो उनके लिए बस टाइम मिलेगा 14 दिन का, 14 दिन का अंदर जो सजेशन देना है वो दे सकते हैं। हाँ, तो ये जो हमारी बैच थी, ये देखो मैंने सर्च करके यहाँ पे शो किया है कि मनी बिल को हमने आर्टिकल से कवर किया था, है ना। इसी तरीके से हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, इसमें क्लैरिटी मिल जाती है सारे प्रोविजंस की। उसके बाद ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन था, मनी बिल सब्सटेंशियल अमेंड होता है तो क्या होता है, लोकसभा स्टिल प्रोसीड कर सकती है उस बिल के साथ, एक्सेप्ट करे या ना करे रिकमेंडेशन को, ठीक है। आसान है ये क्वेश्चन। आगे अब ये भी देखिए बेयर एक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वो पार्ट 9A में है, इमरजेंसी पार्ट 18 में है। तो ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि आर्टिकल आपके कहाँ से कहाँ तक क्या है, ठीक है। पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज़ हैं, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। तो ये 22 पार्ट तक याद करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। स्टेट पीसीएस में पहले पूछे जाते थे, बट CDS NDA में पहले पूछा गया है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे क्लैरिटी थी कि सिविल सर्विस में ऐसे सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट उन्हें पूछा इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, सॉरी इंटर स्टेट कौन सा टॉपिक है क्या है, तो इंटर स्टेट क्वारंटीन एक यूनियन सब्जेक्ट है। ये आसान सवाल है बिकॉज अंतर राज्य है, एक से ज़्यादा राज्यों की बात है, तो ये यूनियन सब्जेक्ट में ही आएगा। ये भी बेयर एक्ट में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया बेयर एक्ट में ही इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट क्वारंटीन, ये चीज़ें भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए राइट टू प्राइवेसी पूछा, तो राइट टू प्राइवेसी आपको पता होगा आर्टिकल 21 में है, पहले भी पूछा गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट कर रहे हैं ना, 2021 का 2024 में, 3 सालों के बाद। 2018 में, अच्छा 3 सालों में पूछ रहे हैं, 18 में पूछा गया, फिर 21 में पूछा गया, फिर 2024 में पूछा गया, ठीक है। अब शायद 2027 में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट देखिए राइट टू प्राइवेट, अच्छा ये UPPCS में ही पूछा गया है, ठीक है, आर्टिकल 21 है। एक और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी आपको पता भी होगा राइट टू प्राइवेसी के बारे में कि किस जजमेंट में आया है, तो KS पुट्टास्वामी जजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है कितनी बार गठित हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अब देखो पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन कब आया था, उसी टाइम मैंने बताया था अभी तो 4 कमीशन गठित हुए हैं, 52 में, 63 में, 73 में और 2002 में। मतलब ये क्वेश्चंस आपके सही होने होंगे, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। ये बात आपको ही पता है, और ये तभी सही होंगे जब आप PYQ ये जब कर रहे हो ना, ये जब आप PYQ कर रहे हो तो साथ के साथ आप फिर रिवाइज करो उन कमीशंस को और बाकी चीज़ें। तो ये देखिए पूछा गया था 71st अमेंडमेंट में 8th शेड्यूल में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है। क्या था ट्रिक, 71 को मनी ने लैंग्वेज सीखी, ठीक है, 71 को। तो 71 से 71st अमेंडमेंट, के से कोंकणी, मणि से मणिपुरी और ने से नेपाली, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होगे ना, अगर आप नॉर्मल ट्रिक बनाओगे मणिपुरी और मैथिली में कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो इस तरीके से याद करने बहुत आसान हो जाता है काम। और अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे तो आप मान कर चलो कि आगे भी आएंगे, ठीक है। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, बीच में रुक गए थे। ये नहीं कि 8th शेड्यूल के प्रोविजन के बारे में ही आप पूछेंगे वो। ओके नेक्स्ट, तो ये अब आप देख सकते हो कि बहुत बार पूछा गया लैंग्वेज के बारे में, 8th शेड्यूल में कब भाषाएं जोड़कर 22 कर दी गई। इसके अलावा पूछा गया है कि कौन सी जो भाषाएं 8th शेड्यूल में जगह नहीं बनाती हैं, भोटी भाषा नहीं है, डोगरी, मैथिली, संथाली है, राइट। इसी तरीके से 8th शेड्यूल में किसे बाद में जोड़ा गया, तो ये ट्रिक वगैरह सब याद करते हैं 8th शेड्यूल वाले जो क्वेश्चन है। तो एथिक्स कमेटी के बारे में पूछा गया, तो 15 मेंबर की कमेटी होती है, और इसमें सेकंड गलत है, केवल लोकसभा का मेंबर ही नहीं है, ठीक है। एनी पर्सन कैन कंप्लेन अगेंस्ट अ मेंबर। तो ये क्वेश्चन था जो टफ था, बाकी आपने देखा ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन जो है वो हमारे PYQs NCERTs वगैरह से कवर्ड थे। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा गया, तो ये आप देखो, ये टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश PSC में और MPSC में पूछा गया है। यही रीजन है स्टेट PCS के PYQs इंक्लूड करने का, ठीक है। वैसे ही NCERT में भी है। इसके अलावा आप देखिए भास वाला जो क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। ये आप देख लो टेलीग्राम का, अभी भी आप सर्च करोगे मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। बहुत चीज़ें मैंने ये पोस्ट करी हैं पहले, पुरानी पोस्ट आप पढ़ोगे तो आप देखोगे। तो ये सारा बुक्स का नाम मैंने लिख दिया। इन्होंने पूछा कि जो भास है वो कौन सा वर्क उन्हें एट्रीब्यूटेड नहीं, तो भास में देखिए स्वप्नवास दत्ता है, चारु दत्ता है और माध्यम व्यय योग है, ठीक है। तो माध्यम व्यय योग जो है वो भास का वर्क है, तो आंसर इसका C होगा। नाट्य शास्त्र आसान है, भरत मुनि ने लिखा और महाभाष्य पतंजलि ने। तो ये बहुत पूछते हैं, जैसे महाभाष्य के बारे में CDS में भी रिसेंटली पूछा गया था कि कौटिल्य का मेंशन करते हैं और बाकी चीज़ें, तो नहीं करते हैं कौटिल्य का मेंशन।
ये टाइम पीरियड अलग है। उसके बाद देखिए ये इन्होंने पूछा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, तो ऐसे क्वेश्चन में वही होता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि किस सेंचुरी में क्या है। और ठीक है, और ऐसे सवाल अगर सिविल सर्विस में भी आ जाए तो कोई चौंकने की बात नहीं है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 1935 के एक्ट के बारे में पूछा गया था कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो फेडरल लेजिस्लेशन के कंट्रोल में रहता है। सरासर गलत है, गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रहता है। ये आप देखो स्पेक्ट्रम वगैरह में हर जगह लिखा गया, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये चीज़ें जो गवर्नर जनरल एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध जो जनरली किस नाम से जाने जाते हैं, अब ये चीज़ आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, बट ये मैंने पढ़ाया था। हाँ, तो ये जो बुद्ध का अदर नेम पूछा गया तो मैंने एक कंप्लीट लिस्ट ही बनवा दी थी, ठीक है, सारे फैक्ट्स की। ये देखिए यूट्यूब पे भी ये था, वैसे ये हमारी जो बैच थी उसका ही डेमो लेक्चर था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ और उसके बाद इन्हें कौन किन नाम से जाना जाता है, चाइल्ड कौन थे, पेरेंट्स कौन थे, इनके अदर नेम थे साक्य मुनि और तथागत, है ना। तो साक्य मुनि तथागत, बस आंसर हो गया अभी। ठीक है, तो मुझे पता है ना एग्जैक्टली, और मैंने इसका रीज़न भी बताया था इस वीडियो में कि आखिर मैंने ये क्यों फैक्ट कवर किया है। मैंने साफ तौर से बोला कि ऐसा मत सोचिएगा आप कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछे गए हैं पास्ट में और उसी के आधार पर मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। तो बैच इसी तरीके से अरेंज है। नेक्स्ट देखिए, भटकाल में पूछा गया पोर्ट बनाने की इजाज़त किनको दी गई, तो ये यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया था। ठीक है, 7 महीने पुरानी वीडियो थी, आप देख सकते हो। सेम क्वेश्चन था भटकाल से कृष्णदेवराय ने, क्योंकि ये भी ट्रेंड मुझे पता है, ये PYQ में था अलग तरीके से, तो ये स्पेक्ट्रम में मुझे फैक्ट दिखी तो मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, इसमें आप देखो कि ये जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी, स्वतंत्रता पार्टी थी या नहीं, ये चीज़ें भी NCERT में है। ठीक है, NCERT में यहाँ पढ़ोगे, आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में बताया गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके बाद ये देखो स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, तो बहुत ईजिली यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो सोशलिस्ट पार्टी के नहीं थे, बेसिकली स्वैप कर दिया गया है। तो जो सोशलिस्ट पार्टी है इनके आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, स्वतंत्रता पार्टी के राजगोपालाचारी, जैसा कि ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो मतलब EPFO UPSC EPFO का भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर जाता है, तो इसी तरीके से हमें प्रिपेयर करना होगा। हाँ, ये देखिए कोई पैराबल नहीं है उपनिषद में, ये मैंने पढ़ाया है, कठोपनिषद की स्टोरी जब मैंने बताई थी तब मैंने आपको बताया था। उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन पुराना, इसकी भी स्टोरी कंप्लीट मैंने बताई थी। ये देखिए, ये तो इसमें मेरा क्रेडिट एक्चुअल में से ज़्यादा ये है कि PYQ का क्रेडिट है। देखिए ये मैपिंग करवाई थी मैंने, है ना, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन आते थे। चंद्रकेतुगढ़ के बारे में मैंने बताया था, तो उड़ीसा में तो ये है नहीं, कहीं से भी आप मैप देख सकते हो, है ना, बंगाल में है। तो इस वजह से फर्स्ट गलत है। फर्स्ट जैसे आप गलत करते हो 2 ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। फिर इनाम कहाँ पूछा गया PYQ में, ये देखिए। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ के बारे में 2021 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इनाम गाँव वाला CAPF में था, वो भी मैंने करवाया था। कॉर्नवालिस के बारे में पूछा गया, तो कॉर्नवालिस पर वीडियोस थी, उन्हीं से ये सॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, पहला गलत है बिल्कुल, क्योंकि पीजेंट को रेवेन्यू पेमेंट में एग्जेम्पशन था, ऐसा कुछ नहीं है। और ये NCERT मैंने पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कंप्लीट स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पर चीज़ें ख़राब हो रही थी और बिडिंग के टाइम पर भी किस तरीके से मोनोपोली चल रही थी। ओके, तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे 2024 में जो हमारी NCERT PYQ से रिपीटेड हैं। इन क्वेश्चंस में हमें कमांड बनानी है। ठीक है, और ये जब हम कमांड की बात करें तो डेफिनेटली फिर NCERT हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। अब हम 2023 के क्वेश्चन देखेंगे कि 2023 में किस तरीके से रिपीटेशन रहा। तो ये पहला क्वेश्चन था झेलम रिवर वाला, तो ये NCERT से है, और ये मतलब ये पार्सली सॉल्वेबल है NCERT से। ठीक है, मेंडिंग और बूढ़ी गंडक रिवर कंवर को बनाती है, ना कि गंडक रिवर, तो इस वजह से थर्ड गलत था और सेकंड भी गलत था। अब इसमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था पोर्ट वाला, तो पोर्ट वाला भी जो है वो पार्सली सॉल्वेबल है NCERT से। देखिए इन्होंने लिखा है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू, बट यहाँ इन्होंने कह दिया विशाखापट्टनम, तो थर्ड गलत है, बाकी दोनों सही थे। जैक फ्रूट, महुआ, टीक, ये कंप्लीट सॉल्वेबल है। ये देखिए टीक, शीशम, हुर्रा, ये सारा कुछ यहाँ पे कवर्ड है, बट यहाँ कहीं भी आप जैक फ्रूट नहीं देखोगे इस लिस्ट में। ठीक है, ये NCERT से है। तो कौन कौन से रेसिडुअस है, महुआ और टीक, तो आंसर B है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद इन्होंने पूछा इंडिया का ज़्यादा लैंड है चाइना से और प्रोपोर्शन, तो ये भी आप देखो तो डायरेक्ट ये नहीं है किसी भी सोर्स में, मतलब NCERT वगैरह में नहीं है। बट अगला जो सवाल था लूनी रिवर वाला, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये आप देखो, ये वाला कि जो रिपीटेड फॉल या सी लेवल है जिससे प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्सी लैंड बना है रन ऑफ कच्छ में, तो रन ऑफ कच्छ में मार्सी लैंड है, तो केवल इस वर्ड से आप समझ जाओगे मार्सी लैंड की बात कर रहे हैं, तो मार्सी लैंड कौन सा है, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, मतलब PYQ में जो वर्ड है ना, ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है PYQ का, सिर्फ इतना पढ़ लो तो इस पर ही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया। ठीक है, और वो भी 14 साल बाद। इल्मेनाइट और यूटाइल वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए BPSC में पूछा गया था। इल्मेनाइट जो है वो किसका मिनरल है, टिटेनियम का, तो आंसर क्या होगा D। NCERT में भी है। ठीक है, यहाँ भी इन्होंने साफ तौर से लिखा है कि
मोस्ट टूथपेस्ट जो है वो टाइटेनियम ऑक्साइड का बना होता है, जो रूटाइल इल्मेनाइट एनाटीज से आता है। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब बहुत ज़्यादा 6-7 की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हमें सही रखना होगा। कॉन्गो बेसिन वाला मैंने बता दिया, लास्ट ईयर क्वेश्चन था। अमरकंटक वाला ये डायरेक्टली नहीं है एनसीईआरटी में, ये मैपिंग से सॉल्व होगा। हाँ, ये नेक्स्ट देखिए मार्सुपियल्स वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन, गलत है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पूछा गया। मार्सुपियल जो है ऑस्ट्रेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो सिर्फ माउंटेन में कैसे एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड आप गलत करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, बस आपको एक गलत ढूंढना रहता है। 12th बायोलॉजी में भी देखो मार्सुपियल्स पर पूरा बताया गया, मार्सुपियल कहाँ है, क्या है, किस तरीके के उनके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, 2023 का सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफाइन और लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को। ठीक है, ये 2021 में ही पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, जो लिमिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में, है ना। फिर पूछा गया था 2014 में CAPF में, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। बार बार एक ही चीज़ ये पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए धन्य कटक के बारे में पूछा गया, तो इससे पहले मैंने आपको मैपिंग पढ़ा दी थी। ठीक है, तो ये मैपिंग में आप साफ तौर से देख पाओगे कौन सा क्षेत्र है ये। ठीक है, आंध्र क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए कोरकाई पंपुहार मुचीरी, तो ये आप देखोगे CDS के क्वेश्चन में यहाँ पे कोरकाई पंपुहार मुचीरी सब दिया गया है, और ये पूछ रहे हैं पोर्ट्स के बारे में। तो ऑप्शन अगर आपको याद है तो डेफिनेटली किसकी बात करें, पोर्ट्स की। मतलब कितना आसान हो जाता है PYQs के बाद। ठीक है, तो ऑप्शंस का यूजेज है, ये मैंने चीज़ें लिख दी हैं आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब डिजिग्नेट किया गया, तो ये वर्बेटिम रिपीट है CDS का। 2006 CDS का क्वेश्चन 2023 में पूछ रहा है, एग्जैक्टली रिपीटेड। इसी वजह से हमने CDS के भी 20 सालों के क्वेश्चन को इंक्लूड किया। ठीक है, ये वर्बेटिम रिपीटेड है। एलेक्जेंडर रिया, AH लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सिवेल और जेम्स बुर्गस और वाल्टर एलियोट, ये किनसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे वाल्टर एलियोट का नाम है कि वाल्टर एलियोट जो है ये इंचार्ज थे उस टाइम पे, और ये बहुत सारे स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों को अपने साथ लेकर आते हैं और फिर उन पर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। इसी वजह से इन्हें एलियोट मार्बल्स कहते हैं। तो फिर ये जो एलियोट दिया है ना इन्होंने, ये देखिए वाल्टर एलियोट, ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो थीम्स NCERT से भी जो है सवाल वो बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे NCERT में पढ़ोगे साफ तौर से इन्होंने लिखा है ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर, ओजोन और अदर गैसेज जो है एब्जॉर्व करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन लार्जली ऑब्जर्व होते हैं वाटर वेपर और कंसनट्रेटेड। मतलब ये फिजिकल ज्योग्राफी का लाइन बाय लाइन इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो सॉइल है वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। 2011 में पूछा गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर हट जाए ना तो बहुत जल्दी से वो रीजनरेट नहीं करता है ट्रॉपिकल डिसीडुअस के मुकाबले। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट की जो मिट्टी होती है उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कहा है रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो गलत कहा है। जैसे पहला गलत है, आप देखो बस इकलौता ऐसा ऑप्शन इसमें पहला गलत है, तो आंसर क्या होगा D। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, पैटर्न बस बदल दिया गया। इन क्वेश्चंस में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए P वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन S वेव। ठीक है, बट यहाँ आप देखो इन्होंने पूछा है P वेव मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात बिल्कुल सच है, मतलब P वेव पहले पहुँचते हैं, तो ये बात सही हो गई। दूसरा इन्होंने कहा कि P वेव में जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं। ये देखो NCERT में साफ तौर से लिखा गया है डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन की S वेव वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए S वेव वाइब्रेट और अप एंड डाउन राइट एंगल। ठीक है, तो वही हुआ परपेंडिकुलर। मतलब NCERT जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ज्योग्राफी के लिए। और यहाँ P वेव के बारे में ऑलरेडी बताया गया कि ये पैरेलल मूव करता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ, पैरेलल ही हुआ। जैसे ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच ये ज़्यादा देखने को मिलता है विंटर के मुकाबले समर में। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है बेसिकली। और ये आप पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी पेज 79, इन्होंने साफ तौर से बताया है कि जो लैटिट्यूड होता है उसका टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो डेविएशन है जनरल ट्रेड के मुकाबले ये ज़्यादा देखने को मिलता है जनवरी में जुलाई के मुकाबले। दैट मीन्स ठंडी के दिनों में जो है वो ज़्यादा ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है गर्मी के दिनों के मुकाबले। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि समर में ज़्यादा है विंटर के मुकाबले, तो ये तो गलत है। हमने देखा जनवरी में ज़्यादा है, तो पहला गलत है तो आंसर आ गया। ठीक, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन भी फिजिकल ज्योग्राफी से टैकल हो रहे हैं, तो इन्हें ही आपको कवर करना है। इसी वजह से हमने लाइन बाय लाइन कवरेज रखी है समग्र में NCERT की। अब ये देखिए स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, ये वाला ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन वाले टॉपिक से एसोसिएटेड है। और बार बार आप देखो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कितनी बार पूछा गया है, तो टर्म वाइज PYQ। फिर थीम बेस्ड रिपीटेशन में ये जो पूछा गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाला, तो ये हरियाणा ये हाँ मतलब वही बात है कि फिर जब वो रिपीटेशन हो रहा है तो स्टेट PCS का भी रिपीटेशन हो रहा है, राइट।
वैल्यू ऑफ वोट के बारे में देखिए पूछा गया कि यूपी में ज़्यादा है या फिर गोवा में, और किस तरीके से ज़्यादा है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ भी है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ विच MLA इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। तो इस कंसेप्ट को हम पूरा समझते हैं फिर इसके बाद। और वैसे भी आप देखो CAPF में भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है। 2018 में भी पूछा गया कि वैल्यू वोट की क्या होती है, वेरी करती है या नहीं। दैट मीन्स ये टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है, और जो MLA से उनकी वोट वैल्यू क्या होती है, अलग होती है, हर स्टेट की सेम होती है। ये वाला जो क्वेश्चन था बेसनगर भारत सीतन वसाल, ये आप देखो उन्होंने सारा जो है वो ओल्ड NCERT में बताया हुआ है, ठीक है, हेलियोडोरस का, और ये 2023 का पेपर है। इसके बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में जब पूछा गया तो यहाँ NCERT में अगेन आप देखोगे तो बताया गया है कि असेंबली जो है 26 नवंबर को अडॉप्ट करती है, राइट, बट इफेक्ट में कब आता है, 26 जनवरी को। यहाँ इन्होंने कह दिया 26 नवंबर को ड्राफ्टिंग होती है, इस वजह से, है ना, ये गलत है। 26 नवंबर को हम ऑब्वियसली हमें पता है इसका एक्चुअल रीजन क्या है, तो सेकेंड हम एलिमिनेट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे 2023 में भी जो डायरेक्टली PYQ और NCERT से हैं। अब 2022 की हम बात करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था पहला, योग वशिष्ठ जो है इसका ट्रांसलेशन किन के टाइम पे किया गया। तो क्लास 7 की NCERT में आप पढ़ोगे योग वशिष्ठ का जो ट्रांसलेशन है अकबर के टाइम पे देखने को मिला, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, रामानुजन जी के बारे में पूछा गया, तो ये जब NCERT आप पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 7 NCERT का चैप्टर 8 इसमें पढ़ोगे साफ तौर से कि जो सेल्वेशन है ये इंटेंस डिवोशन से देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेस्ट मीन्स क्या है, सेल्वेशन का डिवोशन, सेम लाइन रिपीटेड है। तो जो कह रहे हैं 6-7 के NCERT इंपॉर्टेंट नहीं, वो देख लें, ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझ लें इस बात को कि केवल हमें बेसिक फाउंडेशन के लिए नहीं बल्कि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं इसलिए भी हमें पढ़ना है। संगम लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पढ़ो, संगम लिटरेचर 4 कास्ट की बात है, ठीक है, ये तमिलनाडु बोर्ड में भी है, NCERT में भी है। तो यहाँ इन्होंने कह दिया है कि कोई जो है वो मेटेरियल कल्चर की बात नहीं है, पहला कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा जो ये पता था, ऑब्वियसली पता था, 4 तरीके के वर्णा की हमने बात करी। धोली, येरा गुड्डी, जोगोड़ा, कालसी, है ना, ये आप बेसिकली 6 की मैप देखोगे NCERT की तो वहाँ कालसी, येरा गुड्डी, धोला सारा है क्लास 6 NCERT से, ये क्वेश्चन भी सॉल्वेबल है। नेक्स्ट देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो पूछ रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो ये आप देखो CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गठित किया गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से PYQs हेल्प कर रहे हैं। 5th शेड्यूल में अगर किसी चीज़ को डाला गया तो क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा कॉन्सिक्वेंस, ये आप देखो उन्होंने बताया कि जो कोई सा शेड्यूल में जो है वो ट्रांसफ़र देखने को मिल रहा है, ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज़, है ना, 5th शेड्यूल। तो आंसर क्या होगा, 5th शेड्यूल में जो है वो यही बोला गया कि ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल पीपल को लैंड का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, है ना। नेक्स्ट देखिए, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री, अब ये भी आप देखो तो NCERT जो थीम्स वाली इसमें उन्होंने बताया गजपति रूलर्स के बारे में, 1435 में ये था, बट यहाँ इन्होंने कह दिया डच के टाइम पे, तो डच का तो टाइम ही अलग है पूरा, है ना, गजपति के टाइम पे नहीं है, तो इस वजह से ये फर्स्ट गलत है। जैसे ये फर्स्ट एलिमिनेट करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। गजपति के बारे में देखिए उन्होंने बताया 15th सेंचुरी, राइट, बट जो ये डच थे वो कब आए थे, डच जो है वो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं 1500 के आसपास, तो 16th सेंचुरी हो गया ना कि 15th। कौन सा बर्ड नहीं होती है, देखो ब्लू फिंड महसीर जो है ये एक फिश थी, है ना, तो ये महसीर जो है वो बर्ड नहीं हो सकती, फिश है। तो मतलब 4 साल बाद भी रिपीटेशन, 3 साल बाद भी रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा था, तो प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया, अब यहाँ पूछा गया ऑलरेडी कि पेशेंट सफरिंग कर रहा है बहुत लंबे समय से इलनेस से और एंटीबायोटिक जो है वो इनके डाइट में रिकमेंड की गई है। तो ये क्या है एंटीबायोटिक में, तो लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया है, तो यही चीज़ यहाँ है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के बने, सही बात है। दूसरा कह रहे हैं कि जो प्रोबायोटिक्स में ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फूड्स में देखने को मिलते हैं ये नेचुरली अकर नहीं करता हमारे गट में, ये बात गलत है ना, ये बहुत एक्सट्रीम है, ऑब्वियसली हमारे गट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सेकेंड आप एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ पूछी गई है हरियाणा सिविल सर्विस में प्रोबायोटिक्स के बारे में, प्रोबायोटिक्स क्या हेल्प करते हैं, तो हमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हेल्दी डाइजेशन है वो हो पाए। नेक्स्ट देखिए, मोनाजाइट के बारे में पूछा गया था कि मोनाजाइटिक जो है वो एक रेयर अर्थ का सोर्स है। यहाँ जो सिविल सर्विस 2009 का क्वेश्चन था उसमें इन्होंने कहा कि इंडिया में थोरियम का कोई डिपॉजिट नहीं है, गलत बात है। इंडिया में केरल के साइलेंट वैली में थोरियम का डिपॉजिट है। दूसरा इन्होंने कहा केरल का जो मोनाजाइट सैंड है इनमें यूरेनियम देखने को मिलता है, ये बात गलत है, मोनाजाइट सैंड में थोरियम देखने को मिलता है। तो आंसर इसका डी है। अब यहाँ इन्होंने कहा कि मोनाजाइट एंटायर कोस्ट में, गलत है, एंटायर कोस्ट में कोई चीज़ कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो ये वैसे बहुत आसान था एलिमिनेशन के थ्रू, बट मैं स्टिल बता रहा हूँ कि मोनाजाइट में थोरियम होता है, ये बातें पूछी गई हैं ऑलरेडी।
लॉन्गेस्ट डे ईयर का कौन सा होता है, तो ये हमें पता है। अब यही चीज़ देखो 2019 में भी पूछा गया था, 21 जून को क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा वो और भी पूछा गया, बार बार ये पूछा गया। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तब तो फिर उन पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगला पूछा गया एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है मीथेन का। ये देखो 2010 में पूछा गया था कि जो एनएरोबिक कंडीशन होते हैं राइस कल्टीवेशन से जुड़े हुए, इनसे मीथेन एमिशन होती है ना। तो आंसर क्या होगा, राइस कल्टीवेशन। मीन्स ये स्टेटमेंट ही पूरा क्वेश्चन बना के दे रहा है। कितने साल बाद, 12 साल बाद। ठीक है, तो ये तरीका आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि इस तरीके से हमें ये एनालाइज करना है। डीएनए बार कोडिंग के बारे में पूछा गया, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बार कोडिंग पहले से यूपीएससी पूछ रही है। ठीक है, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक। तो ये देखिए नोकरेक वगैरह पहले इन्होंने पूछा है ऑलरेडी, तो उससे काफ़ी इजीली ये हो जाता है। ठीक है, 1 को आप एलिमिनेट करोगे, ऐसे ही 2 काम हो जाएंगे। उसके बाद तो ये नंदा देवी पता ही है हमें ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। बट यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो अमेंडमेंट वाली बिल है उसके लिए जॉइंट सीटिंग जो है वो लाई जाती है। और यहाँ पे इन्होंने बताया प्रीवियस सैंक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती प्रीवियस सैंक्शन की। और ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पूर्व मंजूरी वो नहीं जरूरत पड़ती, बट यहाँ इन्होंने कहा है पूर्व मंजूरी की जरूरत है। पहला हो गया गलत, जैसे ही हुआ पहला गलत, आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, सीडीएस का है 2022 का। तो सीडीएस के बाद ही पेपर होता है सिविल सर्विस का। तो ये जो एनालाइज कर रहे हैं, इस वजह से मैं यूट्यूब पे भी ये करवा देता हूँ। आप देखो 3 महीने बाद ही फायदा मिल जा रहा है इंस्टेंट। एक्सक्लूसिव पावर क्या है लोकसभा के, पहला कह रहे हैं रेटिफाई करते हैं इमरजेंसी डिक्लेरेशन को। तो राज्यसभा का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेट करें किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट लिस्ट में, राइट। तो इसमें जो पहला इन्होंने कहा कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन को रेटिफाई करता है, ये बात गलत है। और इसमें सेकंड बात बिल्कुल सही है, नो कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। और प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट से बिल्कुल नहीं, वो एक्सक्लूसिव पावर थोड़े हो, तो राज्यसभा भी इसमें हिस्सा लेगी। एक्सक्लूसिव मतलब जो सिर्फ लोकसभा के हिस्से आता हो, जो कि ऑप्शन सेकंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर, ये बताने की नीड नहीं है, बार बार पूछा गया। सीडीएस में सबसे पहले पूछा गया, फिर उसके बाद एसिडेन का फिर सीडीएस में पूछा गया, और एक बार ये सिविल सर्विस में भी डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ भी मैं बता देता हूँ आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, तो हमने 2022 के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे कि उसी तरीके से जिस तरीके से पहले ट्रेंड रहा है पीवाईक्यूज एनसीईआरटीज का, उसी तरीके से 2022 में भी था। ठीक है, आप क्वेश्चन काउंट कर सकते हो, मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया है कि उतने क्वेश्चन, उतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके टैकल हो जाएंगे पेपर में। अब 2021 का पेपर देख लेते हैं। तो इसमें पहला सवाल ये था कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा ये था कि जो सर्टेन प्रोविज़न है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो डायरेक्शन इशू करे आरबीआई को पब्लिक मैटर्स में। बट आप ये समझो ना कि ये जो बातें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन इशू करेगा, ये चीज़ें बेयर एक्ट में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं, राइट। बेयर एक्ट हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता है कि आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, आरबीआई से नहीं। आरबीआई के तो अपने गाइडलाइंस है, ये तो सेकेंड एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप सेकेंड एलिमिनेट करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने पूछा कि जब मंदी चलती है ना, तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 2010 में भी पूछा गया था कि फिजिकल स्टिमुलस के लिए हम क्या करते हैं। तो बेसिकली मंदी के टाइम पे जो सरकार प्रयास करती है उसे हम फिजिकल स्टिमुलस कहते हैं। तो अब ये आप लॉजिक लगाने वाला है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आप बहुत ईजिली आप लॉजिक लगा लोगे कि जब न्यू मनी बनाई जाएगी, क्रिएट की जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, लोगों के हाथ में और पैसा बढ़ जाएगा, और जैसे ही पैसा बढ़ेगा तो थोड़े से सामान बचेंगे, और ज़्यादा पैसे उन्हें चेज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली और महंगाई बढ़ेगी, राइट, और इन्फ्लेशन होगा। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी तो ये है कि न्यू मनी जब क्रिएट की जा रही है बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, जैसे करेंसी को डिवेल्युएट कर देना, या फिर एक्सपेंडिचर बढ़ा देना पब्लिक प्रोजेक्ट में, जैसे मान लो कहीं हाईवे बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो उनको उनमें खर्चे बढ़ा देना सरकार के द्वारा, तो इससे क्या होगा, और लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना। लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसे बढ़ेंगे, तो ये जो पैसे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उससे फिर जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। तो मंदी के टाइम पे जो है वो जनरली एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया जाता है पब्लिक प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे भी इन्होंने पूछा था 2010 में भी, उसमें भी यही था ऑप्शन में कि इंक्रीज कर देना गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, मैं इसका आंसर बता दूं, हाँ, टैक्स रेट कम करना, बिल्कुल टैक्स रेट कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा लोग लोन लेंगे, राइट, तो मंदी के टाइम पे वही तो चाहिए। इसके अलावा
ये देखो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा, हाँ इससे भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तीसरा ये सब्सिडी को अबॉलिश कर देना, नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है, सब्सिडी अबॉलिश करने से कैसे, तो आंसर इसका क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में ही। अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, यानी बाकी चीज़ें जो है वो बदले नहीं, तो किसी भी सामान का जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ सकता है। किस केस में, जब उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए, जब उसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ जाए, जब गुड खुद में एक इन्फीरियर गुड हो, यानी इसकी क्वालिटी काफ़ी लो हो, और कंज्यूमर का इनकम काफ़ी बढ़ जाए, और चौथा ये कि इसकी जो प्राइस है वो घट जाए। तो देखिए इस तरीके के सवाल CDS में भी पूछे गए हैं। वही चीज़ यहाँ जो कह रहे हैं कि केरोसिन एक इन्फीरियर गुड है, तो क्या इम्प्लीकेशन होंगे, तो हाउस होल्ड अगर रिचर होगा तो वो लेस केरोसिन कंज्यूम करेगा। देखिए इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, जिनकी क्वालिटी लो होती है, तो अगर हाउस होल्ड रिच हो रहा है तो डेफिनेटली वो कम कंज्यूम करेगा इन्फीरियर गुड्स को, वो तो हायर गुड्स की तरफ जाएगा ना, राइट। जैसे अगर कोई फैमिली है तो वो लेट सपोज किसी इन्फीरियर गुड को यूज़ कर रही है, अब उनकी इनकम बढ़ गई तो वो हाई क्वालिटी की चीज़ों को अब कंज्यूम करना शुरू करेंगे, है ना। तो इस वजह से पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं समय के साथ क्वालिटी घट जाएगी केरोसिन की, मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं है, इन्फीरियर गुड्स तो खुद में उनकी क्वालिटी कम होती है, अब इसमें डिक्लाइनेशन की क्या बात है। तीसरा ये कि गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडीज़ ऑन केरोसिन, देखिए कोई लॉजिक नहीं है, सब्सिडीज अगर आप हटा दोगे तो क्या होगा, वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और इन्फीरियर गुड्स ये खुद है तो इसका महंगे होने से क्या लॉजिक है, राइट। तो थर्ड तो गलत है, सेकंड इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, 1 ओनली। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को करते हैं, अब यहाँ ये क्वेश्चन देखिए जो कि सिविल सर्विसेज 2021 का है। इन्होंने पूछा जो सब्सिट्यूट है उसका प्राइस जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि कॉम्प्लीमेंट का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तीसरा ये गुड जो है वो एक इन्फीरियर गुड है, और जो इनकम है कंज्यूमर का वो बढ़ रहा है। तो पहले अभी हमने देखा कि जो गुड इन्फीरियर गुड है और इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ रहा है तो क्या उस गुड की डिमांड बढ़ेगी, नहीं घटेगी। कैसे, अगर आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई तो आप खराब सामान की तरफ फिर क्यों जाओगे, ऑब्वियसली नहीं जाओगे। तो तीसरा क्या हुआ, गलत। तीसरा जैसे ही गलत हुआ आगे आंसर। तो ये बात बस हमने यहाँ से सीखी है इस CDS के क्वेश्चन से। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत आसान हो जाता है इसके बाद क्वेश्चन टैकल करना, जब हम सही तरीके को अपनाते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें डिवेल्यूएशन के ऊपर पूछा गया। तो डिवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डिवेल्यूएशन मतलब कि जो वैल्यू है उसे बदला गया है, राइट। जैसे मान लो पहले $1 में 80 रुपीज़ थी, बाद में 85 हो गई, ठीक है, तो वो डिवेल्यूएशन कहलाया। तो ये इम्प्रूव करता है कम्पिटिटिवनेस को। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज जो डिवेल्यूएशन हुआ इसमें कम्पिटिटिवनेस बढ़ा, इसलिए बढ़ा क्योंकि जब डोमेस्टिक गुड्स जो है वो सस्ता हो गया फॉरेन बायर्स के लिए। पहले वो 80 का ही खरीद पा रहे हैं, अब 85 का वो सामान ले पा रहे हैं $1 में ही। तो पहला बिल्कुल सही है, स्ट्रेट फॉरवर्डली हम कह सकते हैं पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं फॉरेन वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करता है। देखिए डिवेल्यूएशन तो डिक्रीज करने का काम करता है ना फॉरेन वैल्यू को, क्योंकि वो लेस वैल्यूएबल हो गया एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसीज। तो दूसरा तो गलत है। तीसरा कह रहे हैं ट्रेड बैलेंस को बढ़ाता है। देखिए डिवेल्यूएशन इंप्रूव तो कर सकता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ते हैं, बट ये हमेशा नहीं होगा ना, ये तो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर पे। तो तीसरा गलत है। तो आंसर इसका है A1 ओनली। अब आप देखो ये कैसे PYQ से रिपीटेड है। डिवेल्यूएशन ऑफ अ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट, और इसका ये कह रहा है कि जो कंट्री का प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में ये डिवेल्यूएशन के कारण घट जाएगा। सही बात है, राइट। इसी वजह से डिवेल्यूएशन एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी, क्योंकि अब चीज़ें सस्ती लगने लगी हैं फॉरेनर्स को, है ना। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। डिवेल्यूएशन ऑफ अ करेंसी मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विज़ावी मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसी, है ना। वैल्यू की जो करेंसी की जो वैल्यू वो रिड्यूस हो रही है। तो यही तो बात यहाँ पे पूछी गई है कि कम्पिटिटिवनेस कैसे इंप्रूव होती है। यहाँ देखिए बताया गया कौन सा सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। ये तो हमने पिछले स्लाइड्स में ही पढ़ा कि अगर न्यू मनी क्रिएट कर दिया गया तो उस केस में क्या होगा, ये काफ़ी इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप देखो स्टेट पीसेस में इन्होंने रिपीट किया है ना, देखिए इसमें। तो यही बात है कि जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है वो स्टेट पीसीएस में भी बहुत रिपीट करते हैं, और स्टेट पीसीएस के सिविल सर्विसेज में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट है 2013 का ही खुद में, तो मतलब ये करीब 8 साल बाद डायरेक्ट रिपीट कर रहा है सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में, ठीक है। ऑप्शंस क्या सेम है, हाँ ऑप्शंस भी सेम है, सारे के सारे ऑप्शन सेम हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर डी होगा। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी क्या, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। ओके, अगला सवाल सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होता है तो क्या देखने को मिलेगा।
तो ये देखिए CDS का क्वेश्चन था कि अगर लोग ज़्यादा करेंसी हाथ में रखने लगे और कम जमा करने लगे बैंकों में तो मनी मल्टीप्लायर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मनी मल्टीप्लायर घट जाएगा, है ना। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर का कि जब लोग हाथ में पैसा रखते हैं मनी मल्टीप्लायर घट जाता है, इससे इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछा गया, इससे क्या होगा। तो पहला ये कह रहे हैं इंक्रीज जब हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो, अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ाना है तो। दूसरा ये कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो बढ़ाना होगा। तीसरा ये कि बैंकिंग हैबिट, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है, बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, लोग ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे बैंकों में तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, क्योंकि वो पैसे फिर घूमते हैं आगे जाके, है ना। तो इस वजह से इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये बार बार। अच्छा, ये 2019 का डायरेक्ट रिपीट था, मतलब इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गए, एक 2019 का 2021 में और 2013 का 2021 में। बाकी तो इनडायरेक्ट रिपीट तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शन आगे पीछे था इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बी है और यहाँ पे सी है। नेक्स्ट देखिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, तो ये एनसीईआरटी में है, 12th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमी आप देखोगे तो बताया गया है कि जो रिजर्व बैंक है ये एकलौता इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी इशू करता है। जब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है जिससे वो ज़्यादा उधारी दे सकें, तो इस केस में वो आरबीआई से हेल्प लेती हैं। ठीक है, तो इसमें आरबीआई का जो हेल्प है वो लैंड करता है बैंक्स को हमेशा ही। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे वही पूछा गया लैंडिंग टू ट्रेड इन इंडस्ट्री, इस वजह से लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है, गलत। लिक्विडिटी देती है बैंक्स को टेम्प्रोरी क्राइसिस के टाइम पे, बिल्कुल सही बात है, वही तो कह रहे हैं बैंकों को हेल्प करता है। तीसरा ये कि गवर्नमेंट को लैंड देती है, नहीं ये बात गलत है, गवर्नमेंट की लैंडिंग की बात लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट से नहीं जुड़ी हुई है। तो आंसर क्या होगा, B2 ओनली। ठीक है, अगला देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन था, इसमें ये पूछा गया बायोलॉजी का बेसिकली, सोपेपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फोरेमनीफेरा, इनमें से कौन कौन से फूड चेन के प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये पढ़ोगे आप एनसीईआरटी, यहाँ इन्होंने साफ तौर से लिखा है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, और अगले पेज में आप देखोगे यहाँ इन्होंने बताया कि डायटम्स जो है चीप प्रोड्यूसर है ओशन के। तो अगर डायटम चीप प्रोड्यूसर है तो आंसर क्या होगा, 3 आना चाहिए आंसर में, तो 2 ऑप्शन तो गए। ठीक है, और पहले पेज में हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया की भी बात की गई है, देखिए ये, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने पूछा कि बायो जियोकेमिकल साइकिल में रॉक्स की वेदरिंग, यानी जो रॉक टूट रहे हैं उससे कौन सा न्यूट्रिएंट्स निकल रहा है। अगेन आप एनसीईआरटी में जाओ, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बताया, नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। ठीक है, जो चट्टान है वो नेचुरल रिजर्वोयर है फॉस्फोरस का, जिसमें फॉस्फोरस होता है फॉस्फेट्स के रूप में, और जब रॉक की वेदरिंग होती है तो छोटे छोटे अमाउंट में फॉस्फेट्स जो है वो सॉइल के सॉल्यूशन में घुल जाते हैं। तो इस तरह से आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट देखिए, ये इन्होंने पूछा कि कौन सा जो एंशिएंट टाउन है उनमें वाटर हार्वेस्टिंग का एलाबोरेट सिस्टम देखने को मिलता था और मैनेजमेंट वगैरह था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन देखिए सीडीएस का 2022 का रिपीट है ना। लार्ज सिस्टम देखने को मिल रहा है, रिजर्वोयर देखने को मिल रहा है, तो धोलावीरा में। अगला ये पूछ रहे हैं 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में कौन कौन सी फैक्ट्रीज देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पढ़ोगे स्पेक्ट्रम और बाकी बुक्स में, तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो कैप्टन थॉमस बेस्ट हैं वो पोर्टुगीज पर जीत हासिल कर लेते हैं, और इसके बाद सर टॉमस रो परमिशन लेते हैं फैक्ट्रीज खोलने की आगरा, अहमदाबाद और भरूच में। और ये 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर है, 1625 तक की बात की जा रही है। ठीक है, इस लाइन को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे भरूच, चिकाकोल, तिरुचिरापल्ली ये नहीं है, सिर्फ भरूच है ना। ये देखिए आगरा, अहमदाबाद और भरूच, तो लाइन बाय लाइन रिक्वायरमेंट है बुक्स की, खासतौर से एनसीईआरटीज़ की। अगला देखिए, इन्होंने पूछा कि जो गुप्ताज का डिक्लाइन हुआ और अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, इनमें से कौन कौन सी जो पावर है नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल रही थी। अब ये आपकी लूसेंट में भी है और ये हमने बैच में भी कवर किया, ठीक है, समग्र बैच में भी, क्योंकि सारे माइनर डायनेस्टी हमने एक साथ कवर कर लिए। पहला ये कह रहे हैं गुप्ताज ऑफ मगध, परमार ऑफ मालवा, पुष्यभूति ऑफ थानेसर, ये साफ तौर से आप पढ़ोगे। चालुक्या हैं, गंगज हैं, गुप्ताज हैं, ठीक है, किंगडम ऑफ गौड़ है, थानेश्वर है, मैत्रक है, मौखारी हैं और पल्लवाज हैं। तो आंसर क्या होगा, गुप्ताज हैं, परमार्स हैं, परमार्स ऑफ मालवा नहीं है, ठीक है, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर है, इसके बाद मौखारी ऑफ कन्नौज है और मैत्रक ऑफ पल्लवी है। तो आंसर क्या होगा, बी। अगला देखिए, मदन पल्ले के संदर्भ में पूछा गया, तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उन्होंने बताया कि जो जन गण मन ट्रांसलेट किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाली से इंग्लिश में, ये मदन पल्ले डिस्ट्रिक्ट में ही किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश ईयर। तो ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर, ये देखिए जो आपकी पॉलिटी वाली बुक है ना, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उससे पहले ये इन्होंने प्रस्तावना में दिया गया है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेसिक वाले। नेक्स्ट देखिए, बुर्जा होम, चंद्र केतुगढ़, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में है। 4 क्वेश्चन मैपिंग के हैं, वो भी आप बहुत इजीली कर पाओगे मैपिंग जब आप कवर कर लोगे तो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान जो है वो इंडस पहुंचता है और ख्वारिज्म प्रिंस जो भाग जाता है उस टाइम पे, जिसका पीछा कर रहा होता है चंगेज खान, उसकी तलाश में। तो देखिए ये बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इंडस के क्षेत्र में पहुंचता है लेकिन भारत कभी एंटर नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि जो इल्तुतमिश है वो मना कर देता है, वो जानता है कि मंगोल जब भारत पहुंचेंगे तो काफ़ी भयंकर तरीके से ऑनस्लॉट होगा, इस वजह से वो मंगबरनी को शरण नहीं देता है, ठीक है, रिफ्यूज कर देता है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हम देखते हैं कि तैमूर ऑक्यूपाई करता है मुल्तान को। ये क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि जब तैमूर मंगोल इनका जब आक्रमण हुआ तो उस टाइम पे भारत की स्थिति क्या रही, जनरली काफ़ी वीक रही, ठीक है, बट मोहम्मद बिन तुगलक के स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो तुगलक के टाइम पे नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट तुगलक के अंतिम राजा होते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उनके टाइम पे ये अटैक किया जाता है तैमूर के द्वारा। तो सेकेंड गलत है, ठीक है। सेकेंड जब गलत है तो हमारे पास क्या क्या बच रहे हैं, केवल 2 ऑप्शन बच रहे हैं और इसमें से पहला तो सही है ही, तो डेफिनेटली फिर तीसरा गलत होगा, पढ़ने की नीड नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज 2001 में कि मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो चंगेज खान के टाइम पे हम देखते हैं कि किनके द्वारा इन्वेड किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब चंगेज खान ने अटैक करा उस टाइम पे इल्तुतमिश का शासन था, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ ली गई है ना, तो पहला सही है। और वैसे भी अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन करके जा रहे हो तो समझो कि आपका काम आधा हो गया है ना, 2 ऑप्शन बस आपके पास बच रहे हैं और सेकंड के बारे में आपको आइडिया तो होगा ही, तो सेकंड गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भवभूति, हस्ती मल्ला और छमेश्वर किनसे जुड़े हुए हैं। ये आप देखोगे CAPF का क्वेश्चन तो भवभूति ऑप्शन में है, ठीक है, और ये किताबों की बात की जा रही है यानी ऑथर होंगे। उसके बाद CDS 2015 में पूछा गया जिसमें आपसे ये पूछा गया कि पर्सन और वर्क को मैच करना था। पहला उद्दांत, दूसरा सयान और तीसरा यादव प्रकाश और चौथा भवभूति। तो भवभूति ने मालती माधव लिखी है, ठीक है, यानी ये प्ले राइट है। प्ले राइट का मतलब नाटककार हैं, ठीक है, नाटककार है, नाटक लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से CDS के PYQ से जुड़ा हुआ है। बाकी देख लेते हैं। तो उद्दांत ने मल्लिका कामरूता लिखी है और सयाने ने सुधा निधि लिखी है और यादव प्रकाश ने वैजयंती, ठीक है। इनमें से कोई ज़रूर रिपीट करेगा। एक तो ये बार बार पूछते हैं, सयाना वाला डायरेक्ट पूछा है CAPF में, ये लिख लो आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाद में ये फिर से रिपीट करेंगे। जो सयाना वो किनके टाइम पे थे, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, ठीक है, यही क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट देखिए, मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें वोटिंग राइट दी गई सभी वीमेन को। मतलब आप समझो कि 1919 में ही सभी वीमेन को राइट दे दी गई, जबकि उस टाइम पे मेन को भी राइट नहीं मिली थी, वोटिंग राइट, है ना, सारे मेन को। तो फर्स्ट तो गलत है। सेकंड देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वीमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। अगर ये हमें नहीं पता है तो हम CDS की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2020 का सवाल था। इसमें पूछा गया कि किस एक्ट के तहत लेजिस्लेचर में वीमेन को रिजर्व सीटें मिली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। तो वीमेन को अगर रिजर्व सीट मिली तो वही तो यहाँ ये पूछ रहे हैं, तो सेकंड सही है। तो आंसर क्या होगा, B2 ओनली। ये जो टफ स्टेटमेंट है ना, ये भी PYQ से फ्रेम हो रहा है, आप देख सकते हो। इस वजह से मैंने कहा ये आई ओपनर वीडियो आपके लिए हो सकती है। ये बताने की नीड नहीं है, हर जगह ये कवर्ड होता है। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मेडिवल इंडिया में इन्होंने पूछा कि साइज के आधार पर आपको अरेंज करना है एरियाज को। CDS का क्वेश्चन था, शेर शाह सूरी के टाइम पे इन्होंने सरकार में डिवाइड करा था अपने एम्पायर को, और ये परगना में फर्दर डिवाइडेड थी, यानी परगना के बाद आ रहा है सरकार का नंबर। तो परगना के बाद सरकार कहाँ है, ऑप्शन ए में आंसर आ गया। CDS का क्वेश्चन आप सिविल सर्विसेज 2021 में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 7 सालों के बाद। नेक्स्ट देखिए, बैथून फीमेल स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है कि सेक्रेटरी के रूप में कौन जुड़े थे। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कहाँ पे, ये देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड बैथून स्कूल एट कलकत्ता, ठीक है। तो दैट मीन्स आंसर यहाँ पे पहला सही था, पहला स्टेटमेंट सही था, तो ये भी आंसर सही होगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा गया था CDS में 2014 में, और ये 2005 का सिविल सर्विसेज का है। ही पूछा गया बैथून स्कूल जो कि कलकत्ता में फाउंड किया गया, ये वीमेन एजुकेशन से जुड़ा हुआ था और ये पहला स्टेप था मॉडर्न एजुकेशन को लेकर, और ये 1800 में अंडरटेक किया गया। नहीं, ये बात गलत है, 1825 में खुद ही जन्म होता है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। तो डेफिनेटली फिर 1800 में वो कैसे स्टार्ट करेंगे इसे, वो बाद में उन्होंने स्टार्ट करा है। तो इस वजह से सेकंड गलत है, पहला बिल्कुल सही है। ये बताने की नीड नहीं, हर जगह स्पेक्ट्रम NCERTs में है, और ये आंसर जो है इसका वो ऑप्शन डी है।
INA के ये ऑफिसर्स थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो जी, और इन पर मूवी भी बनी है। नेक्स्ट देखिए, वाटर के बारे में ये पूछ रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं जो वाटर है रिवर में और लेक्स में ये ज़्यादा है ग्राउंड वाटर के मुकाबले। ये देखो, ये इन्होंने 7th क्लास के NCERT में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वाटर बॉडीज़ का। ओशंस में 79.3% है, आइस कैप में 2% है, ग्राउंड वाटर में 0.68, फ्रेश वाटर लेक में 0.009। उसके बाद एटमॉस्फेयर में तो बहुत ही थोड़ा सा, और रिवर में तो सबसे कम है ना। तो इन्होंने कहा रिवर और लेक में ज़्यादा है, तो ये तो गलत है, रिवर्स में तो सबसे कम है। ये देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन ग्राउंड वाटर। ये आप देख सकते हो आइस कैप में ज़्यादा है ग्राउंड वाटर के मुकाबले। तो आंसर क्या होगा? B2 ओनली। तो बेसिक NCERTs में आपकी पकड़ होनी चाहिए। बेयर एक्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं जो डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कवर करते हैं अलग से। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। तो इसमें अगर आंसर आप देखो तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट था कि नेचुरलाइज सिटीजन जो होते हैं वो कभी भी उनको सिटीजनशिप से नहीं हटाया जा सकता। देखिए, बात गलत है, सिटीजनशिप हटाई भी जा सकती है ना, बहुत सारे तरीके हैं इसके। तो इसमें इन्होंने कहा कि फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कैसे नहीं? तीसरा तो गलत होता है, और इस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है, तीसरे स्टेटमेंट से। तो खुद का 2005 का ही क्वेश्चन 2021 में रिपीट कर रहा है। उसके बाद ये दूसरा था, सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। ये तो और भी गलत है ना, आंसर ए होगा। बाय बर्थ की नीड नहीं, बस इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी बेयर एक्ट से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से मैं DPSP के सारे आर्टिकल्स याद करवा देता हूँ। ये भी बेयर एक्ट का क्वेश्चन है, ये भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में लिमिटेड हो, राइट। लिमिटेड गवर्नमेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब आप ये क्वेश्चंस आसानी से समझ सकते हो कि कौन कौन से सोर्सेज क्या हैं इसके, और अब आपको क्लैरिटी भी मिल गई होगी फ्यूचर स्ट्रेटजी को लेके कि ये कोई पहली साल नहीं हुआ है जब 30-40 सवाल जो है वो आपके NCERT PYQ से हैं, ये हर साल हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस में हमें बहुत मजबूती रखनी होगी, और इसमें आपकी हेल्प करेगा ये समग्र बैच। और समग्र बैच के बारे में जो भी इन्फोज हैं वो सारे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारी टीम काफ़ी कॉर्डियल है, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगी सारी चीज़ों की जानकारी के रिगार्डिंग। इसके अलावा ऐप वेबसाइट में कैसे एनरोल करना है, कंप्लीट प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएंगी। तो या तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लें, या फिर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, तो वहीं पे आपको कंप्लीट डिटेल्स भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ID मेंशन्ड है, वहाँ से आप जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।